आज सिर्फ बातों पे नहीं, मैं एक प्रॉपर डेटा लेकर आया हूं कि मेरे पास इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि सर इस साल कैसा पेपर रहेगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी नीट 2026 की तैयारी? आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी। लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि मेरे पास इतने ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं कि सर इस साल कैसा पेपर रहेगा। हम वीडियोस देख रहे हैं, डिफिकल्ट होगा, इजी होगा, क्या होगा, कट ऑफ कहां जाने वाली है। तो मैं आपको प्रेडिक्ट करने वाला हूं। प्री डिसाइडेड कहने की बात हुई कि हम लोग पहले ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा कि कैसे है या क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, कम रहेगी। अब आप बोलोगे सर पेपर तो हुआ ही नहीं है, तो एक्सपेक्टेड कैसे बता सकते हो कि क्या जाने वाली है, क्या बढ़ने वाली है, कम होने वाली? मैं उन बातों पे या उन मुद्दों पे बात करने वाला हूं जो बच्चा मेरे पास पूछ रहा है। मतलब ये आप ही के मन के सवाल हैं जिनका मैं आंसर देने वाला हूं। और आज सिर्फ बातों पे नहीं, मैं एक प्रॉपर डेटा लेकर आया हूं। मतलब तुम्हें इतना पता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। डेटा के बेसिस पे तुम्हें बताऊंगा कि इस साल 2026 की कट ऑफ क्या जाने वाली है। वीडियो को सेव कर लेना इसको। रीजन, जब आपका बेटा जी पेपर होगा, कट ऑफ रिजल्ट फाइनलाइज होगी, तब तुम देखना ये वीडियो कितनी काम आएगी तुम लोगों के लिए। ओके बच्चों, तो आज हम प्रॉपर डेटा पे काम करने वाले हैं। कैसा एग्जाम रहने वाला है, क्या रह सकता है। पिछले 5 से 7 सालों का डेटा मैं इकट्ठा लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। लगभग 2016 से लेकर हमें आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन 5 से 7 साल का इकट्ठा कर पाए हैं। लगभग 20 से बात करूंगा मैं। लगभग बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट। आपको इतना सब बच्चों को पता है, हर साल, इसको देखो जरा डेटा को, हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग बढ़ रहे हैं। लगभग यदि 2025 की बात करें, लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, मतलब पेपर के लिए रजिस्टर्ड हुए थे। लेकिन उसमें से लगभग यदि बात किया जाए 22,70,000 बच्चों ने पेपर अपीयर किया था। मतलब भरते ज्यादा है, कुछ बच्चों के सेंटर्स गलती से इधर उधर हो जाते हैं या फिर वो पहुंच ही नहीं पाए, 100 दिक्कतें होती है जिसके कारण बच्चे पेपर नहीं दे पाते। बट जो बच्चों का सवाल था, पहला सवाल वो ये था कि सर हर साल देखा जाए तो बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है नीट के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है नीट 2026 के अंदर भी और बच्चे रजिस्टर्ड होंगे। यस, बिल्कुल सही बात है, रजिस्टर्ड ज्यादा होंगे। तो क्या सर पेपर भी डिफिकल्ट होगा? कि बच्चे बढ़ेंगे तो पेपर भी डिफिकल्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर की डिफिकल्टीज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बच्चों, यदि हम बात करें यहां तो सर बहुत कम बच्चा था अपीयर किया तो पेपर भी इजी बना दिया। नहीं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। पेपर की कट ऑफ क्या जाएगी वो भी इस पे मैटर नहीं करता। ये सिर्फ एक जस्ट नॉर्मल डेटा है, उस पे ना हमारा कंट्रोल ना आपका कंट्रोल। बच्चा आ गया, उसने पे फॉर्म भर दिए तो भर दिया। हो सकता है कि बच्चे ने 2 साल से फॉर्म नहीं भरता, तीसरे साल फॉर्म भर दिया, उसकी मर्जी। ये बढ़ता रहता है डेटा, ये बढ़ता ही रहेगा, ये कभी कम नहीं होता, चलता रहेगा। समझ रहे हो? तो इसके ऊपर कभी भी वेस्ट नहीं होता कि भाई कितनी कट ऑफ जाने वाली है, यदि स्टूडेंट ज्यादा है तो वही कट ऑफ ना। भाई ये जो कट ऑफ होती है ये पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर डिसाइड होती है। यदि पेपर डिफिकल्ट हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगी। जैसे 2025 की बात करूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा था, मैटर ही नहीं करता, पेपर इतना डिफिकल्ट बनाया गया। फिजिक्स का देखा तो आप लोगों को जे एडवांस के क्वेश्चन डाल दिए थे, तो पेपर जब डिफिकल्ट आया तो कट ऑफ गिर गई। लगभग 520 से 25 मार्क्स पे भी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, जीएमसी मिल गया। यस और नो? तो ये मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ करता पेपर की डिफिकल्टी लेवल। कट ऑफ टोटली डिसाइड होती है किसके ऊपर? पेपर की डिफिकल्टी पर। यदि मैं उससे पीछे की बात करूं, सो यहां तो सिर्फ यहां 24 लाख के पास और लगभग 23 लाख अपीयर था, और उस समय तो सर पेपर बहुत ईजी आ गया था। तो कट ऑफ भी तो देखो 620 पे, जो बहुत अच्छा कॉलेज मिला करता था, 620, 30, 40 वाले को तो कॉलेज नहीं मिले। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो कट ऑफ ये नहीं, कट ऑफ पेपर पे है। मतलब कट ऑफ ज्यादा होगी या कम होगी जब तुम 2026 के पेपर में बैठे होंगे ना, और पेपर जब तुम देख रहे होंगे, पेज शिफ्ट कर रहे होंगे, तब तुम डिसाइड कर पाओगे कि भाई कट ऑफ क्या जाएगी। यदि लगा और यार पेपर वो डिफिकल्ट है, टेंशन नहीं लेना, कट ऑफ गिरने वाली है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम सिलेक्ट करो कौन कौन से तुमसे हो जाएंगे और वही लगाओ, तब भी सिलेक्शन मिल जाएगी। अरे यार ये तो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, तो सब मैंने देखे हुए हैं, मैंने किए हुए हैं, तो सोच लेना कट ऑफ ज्यादा जाने वाली है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को? बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट से फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं थोड़ा इसके अंदर और डीप जाने के लिए कि हम कैसे बताएंगे कट ऑफ क्या जा सकता है। यदि मैं पिछले साल का डेटा की बात करता हूं, लगभग 651 से 686 के बीच में लगभग कितना स्टूडेंट बैठा हुआ था बच्चों? नंबर देखो 73। ऑब्वियस सी बात है इन सब बच्चों को एम्स मिले, टॉप एम्स के मिल गए, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जैसे ही यदि बात करता हूं 601 से लेकर 650
50 नंबर के डिफरेंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट 73 से कितना बढ़ गया, 1259। इनको भी इजीली एम्स मिल गया होगा यदि इस रेंज में आ रहे होंगे, मतलब इस मार्क्स की रेंज में थे। यस और नो बेटा जी, ये 2025 की बात कर रहा हूं मैं। उनको कंफर्म्ड एम्स मिला होगा या तो टॉप स्टेट मेडिकल कॉलेज मिल गया होगा, रेंज है। लेकिन जैसे ही वो 51 टू 600 के बीच में गया तो ये डेटा सीधा 10 गुना हो गया, अप्रोक्स 9 से 10 गुना। मतलब मार्क्स 85 का डिफरेंस है, स्टूडेंट देखो कितने बढ़ रहे हैं एकदम से, 10 से 12 गुना, 10 से 12 गुना। यही दिक्कत है सबसे बड़ी। जैसे ही वो यहां से गया तो उसको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज तो मिले, एम्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो भी उसके स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, बेस्ट थे, वो इजीली मिल जाते हैं यदि आपके मार्क्स अप्रोक्स इस रेंज में होते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं 501 से लेके 550 के बीच में, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो कितना हो गया, लगभग 40,000। एमबीबीएस तो मिला होगा लेकिन इतना टॉप एमबीबीएस नहीं, एवरेज, हाई लो एवरेज वाला मिला होगा। लेकिन जैसे ही वो गया 450 टू 500 के बीच में तो उसको मिला लगभग लोअर मेडिकल एमबीबीएस। यस और नो बेटा जी, मतलब या तो हो सकता है काउंसलिंग भरी फर्स्ट में, नहीं तो सेकंड काउंसलिंग में उसको कहीं ना कहीं एडमिशन हो गई या बीडीएस में हो गई। यदि मैं बात करता हूं इससे 401 से 450 के बीच में, उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोई ना कोई मिल ही गया होगा, इजीली मिल जाता है, डोनेशन करो पैसा मिल जाओ, अपने आप ही कॉलेज मिल जाता है। तो इस रेंज में तो हम सोचते नहीं है। मतलब हम लोगों को लगभग इस रेंज में खेलना है। इस रेंज में रहोगे तो तुम्हारे पास मेडिकल कॉलेज कंफर्म्ड है। या फिर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर, भाई इसी रेंज में, इससे तुम ऊपर चले गए तो भाई भूल ही जाओ कॉलेज मिलेगा, वो तो फिर संभव ही नहीं है। फिर तो फॉरेन जाओ, एमबीबीएस करने फॉरेन चले जाओ, फिर कोई चांस है। और यदि मान लो फॉरेन से भी करना, उसके भी हमारे लिंक होते हैं, हमारे नॉन भी है काफी जन, उसके लिए अलग बात है। बट इंडिया में मेडिकल कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो तुम्हारे मार्क्स 2025 के डेटा के बेस पर लगभग 451 से लेके 686 की रेंज में इतने स्टूडेंट्स को लगभग मेडिकल कॉलेज मिला है। इज इट क्लियर? लेकिन बात ये आती है कि 2026 में, ये तो 25 का डेटा था, 26 में जो हमारी कट ऑफ जाने वाली है उसका क्या है, कैसे हमें पता लगेगा? देखो बच्चों, मैं ऑल कैटेगरी की बात करूंगा, यहां में कोई रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा कि वो ओपन है, ये ओपन में चलेगा जिसमें सब लड़ेंगे। ओके बच्चों, नीट 2026 में जो बच्चा इस साल भी चाहे पेपर जैसा भी आए, पेपर डिफिकल्ट भी होगा तब भी बात कर लेना, 651 से 670 के बीच में उसको एम्स कंफर्म्ड है। यदि तुम लोग यहां मॉक टेस्ट के अंदर इस रेंज में जा रहे हो तो आपको एम्स मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन यदि आपके मार्क्स 601 से लेकर 650 के बीच में आ रहे हैं तो आपके टॉप स्टेट कॉलेजेस या लोअर एम्स वगैरह मिलने के चांसेस रहेंगे। यदि आप 550 टू 600 की रेंज में है तो आपके नॉर्मल जो भी आपके जीएमसीज होते हैं 501 टू 550 लो टू मीडियम रेंज, मतलब या तो एवरेज कॉलेजेस या तो बिल्कुल नीचे वाले जो होते हैं, हम कि स्टेट में है, हाँ मैं एमबीबीएस हो जाएगी तो करने चले गए, अब इतने कम मार्क्स आएंगे तो यही होगा। लेकिन 501 टू 550 ये पेपर इस साल भी डिफिकल्ट आने वाला, याद रखना इस चीज को। 451 टू 500 ऑब्वियस सी बात है, यदि कोई इस रेंज में बैठा है तो हो सकता है रिजर्वेशन के कारण लगभग 10% स्टूडेंट को मानता हूं कि उनको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, लोअर ही मिलेगा, हायर कॉलेज नहीं मिलेगा, पहले बता देता हूं। तो ये तो मुझे लगता है 2026 में ये जो मार्क्स की रेंज के बेसिस पर कॉलेज, कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने एफर्ट्स कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, किस रेंज में आ रहे हो। इज इट क्लियर बेटा जी? कि यदि आपको लग रहा है कि अरे सर मैं तो लगभग स्टार्टिंग से टेस्ट दे रहा हूं, मेरे इस रेंज में ही घूम रहा हूं, अब मेरे मार्क्स क्या कॉलेज मिल सकता है, तो आपको कोई भी एमबीबीएस कॉलेज तो आसानी से मिल जाएगा। लेकिन एम्स की उम्मीद मत रखना इतने मार्क्स पे। यदि एम्स चाहिए तो तुम्हें और एफर्ट करना पड़ेगा, तुम्हें यहां से जंप लगाकर इस रेंज में जाना पड़ेगा। और यदि यहां स्टूडेंट बैठा है वो चाहता कि यार 10% पता नहीं चांसेस है या नहीं, बहुत कम चांस है, तो मुझे कोई ना कोई कॉलेज तो चाहिए, तो कम से कम इस साल भी नीट 2026 याद रखना, नीट 2026 में यदि तुम्हें मेडिकल कॉलेज चाहिए तो इतना तो कंफर्म्ड है 501 से कम मार्क्स चाहिए। नहीं मैं डिफिकल्ट के बारे में बात कर रहा हूं, इजी पेपर के लिए नहीं। यदि 501 से कम मार्क्स में तुम बैठे हो तो कॉलेज मिलना संभव नहीं है, और चाहिए तो फटाफट से मार्क्स बढ़ाना शुरू करो, एफर्ट्स डालना शुरू करो। नंबर ऑफ वीडियोस बना के रखी है मैंने, किस तरीके से एफर्ट करो, कैसे मार्क्स जंप करने हैं। हमारी एडिटर साहब कृपया करके लिंक डाल देना ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए, लेकिन एफर्ट्स तुम्हारा लगेगा, हम तो सिर्फ बता सकते हैं। यस और नो बच्चों? अब बात ये है एक्सपेक्टेशंस
नीट 2026 की एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसा पेपर रहेगा, क्या करना चाहिए, कट ऑफ क्या रहेगा, ओवरऑल मैं डेटा सम अप करूं तो पेपर तो मुझे इतना लगता है कि डिफिकल्ट ही रहेगा। डिफिकल्ट होगा या मॉडरेट बाल लेते हैं, वैसे मॉडरेट वाला लगता नहीं, क्योंकि नीट जैसा इस साल एनटीए ने जेई का पेपर सेट किया है, तो उससे तो ये सब पता लगता है कि पेपर थोड़ा सा अप तो होगा, तो ज्यादातर चांसेस है कि डिफिकल्ट पेपर ही बनेगा। पेपर का ब्रेकडाउन करूं, लगभग यदि बात करता तो मैं पर क्वेश्चन के लिए कोई भी जो क्वेश्चन मिलेगा उसके लिए जो टाइम रखना है 35 to 45 सेकेंड्स, इतने में करना ही होगा। रेंज तुम लोगों को पता है, लगभग तुम्हें किसी भी हालत में 550 प्लस में जाना ही जाना है, तभी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज सिलेक्शन की कोई चांस नहीं है। मैं इस साल की बात कर रहा हूं। अब बात यह है कि सर ठीक है 550 पे जाना, कहां इजीली मार्क्स मिल सकते हैं? बॉटनी, जूलॉजी मतलब बायो का पार्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फ्री के मार्क्स। मैं ऑर्गेनिक पढ़ाता हूं खुद और मैं तुम्हें बता रहा हूं फ्री के मार्क्स होते हैं। या तुम्हें ये पार्ट में से कोई क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि ये हर बच्चा, लगभग बता देता हूं, जिन बच्चों की सिलेक्शन होती है उनकी इन पार्ट्स के बीच में जो एरर होता है बहुत कम होता है, इसलिए वो यहां से फुल मार्क्स लेना फेवर करते हैं। लगभग 360 मार्क्स बनते हैं टोटल इसमें से, समझ रहे हो इस चीज को बेटा? 360 बहुत बड़ा नंबर है। ऑर्गेनिक में 68 मार्क्स होते हैं, 60 मार्क्स इधर होते हैं, तो लगभग कितने हो गए? 500 के पास, तो हम इसी में पहुंच गए 500 के पास। और ऊपर से उसके बाद आती फिजिकल एंड फिजिक्स। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है इनके अंदर, न्यूमेरिकल होने के कारण बच्चों की गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरे अनुमान से यदि बोला जाए कि तुम लोग ऊपर जो मैंने पार्ट दिया इसमें यदि तुम 95% एक्यूरेसी रखो, कितने परसेंट? 95% यदि तुम्हारी एक्यूरेसी है बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अंदर, उसके बाद फिजिकल, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर यदि तुम्हारी 75% भी तुम एक्यूरेसी ले आओगे तो तुम्हारी सिलेक्शन कंफर्म्ड है, कोई नहीं रोक सकता। 100% तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगी। यदि तुम इसमें गलती करने के चांसेस 5%, ओनली 5%, इसके अंदर 25%, मतलब सोच के देखो, मतलब तुम 25% क्वेश्चन गलत भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तुम्हारा 5% से ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए। क्यों? यहां कोई भी गलती नहीं करता, यहां हर बच्चा गलती करता है, यहां कोई नहीं करता। यहां तुम्हारी 75 से सिर्फ 70% एक्यूरेसी रहेगी, तो ज्यादा रैंक में फर्क नहीं आएगा। लेकिन यदि तुमने यहां 95 से 90% पे पहुंच गए तो तुम बहुत नीचे गिर जाओगे रैंक में। समझ रहे हो इस चीज को? दिस इज द बेस वन। ये कर लिया, 500 के पास मार्क्स है। ये कर लिया, 75% भी कर लिया तो 600 प्लस हो जाएंगे। जिस तरह से पेपर बन रहा है, पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है, कंफर्म्ड 600 के ऊपर तुम्हें बहुत बहुत बढ़िया कॉलेज हो सकता है कि जो तुमने एम रखी हुई कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये वाला जीएमसी चाहिए, एम्स चाहिए, तो उसके पास पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। समझ पा रहे हो इस चीज को? और ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं, पेपर डिफिकल्ट होगा। यदि तुम्हें लगा कि भाई तुम फिजिकल एंड फिजिक्स भी पढ़ के गए, लेकिन सर फिर भी लग रहा है पेपर डिफिकल्ट आया हुआ है, जैसे जैसे ये इसकी डिफिकल्टी बढ़ेगी कट ऑफ गिरती जाएगी। इससे डिसाइड नहीं होगी कट ऑफ। कट ऑफ डिसाइड होगी किसके बेस पर? फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पे। याद रखना बच्चों मेरे वर्ड्स को, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री डिसाइड करेगी कट ऑफ। ये डिफिकल्ट आई तो कट ऑफ गिर जाएगी, ये इजी आया तो बढ़ जाएगी। ये कैसा आता है? ये इजी ही आता है, इसलिए यहां गलती होने के कोई भी चांस होने नहीं चाहिए। दिमाग में गया क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ में लिखना है आपने इस चीज को कि आप लोगों की क्या एक्यूरेसी है। आप सब बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट में होंगे, मेरे अपने जो मोशन वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज दे रहे होंगे, वज्र टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, या ऑल ओवर इंडिया की बात करो, कहीं से भी तुम सुन रहे हो इस वीडियो को, तो एक कमेंट जरूर करना कि आप इस वाले रेंज में, इस वाले जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, इसमें तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी आई। हो सकता है भी कम हो, 70% है, 80% है, उसको 95 तक पहुंचाना है। तुम्हारी कितनी? कमेंट जल्दी लिख दो, अभी लिख दो। और इसमें आपकी एक्यूरेसी क्या है? याद रखना, ऑल इंडिया टॉप रैंक में जाना है, टॉप 100 में जाना है। जिस बच्चे की इसमें 95% पहुंचेगी वही टॉप करेगा, कोई भी स्टूडेंट हो। पहले बता, टॉपर वही होगा जो यहां पर 75 से 95 पे उसके प्लस करेगा। ये तो सभी करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो पहले डिसाइड कर दिया कट ऑफ। अब समझे
कट ऑफ डेटा बोलता है हर बार। हम डेटा को पकड़ के लेके आए कि कैसे कट ऑफ डिसाइड होगी तुम्हारी, इजी डिफिकल्ट किसके बेसिस पे होगी, कौन सी तुम गलती कर सकते हो, कहां तुम गलती नहीं कर सकते। यहां तो मैं खुद बोल रहा हूं 25% कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां कमी नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि सर अभी जो पेपर हो रहे हैं, स्टूडेंट की जो रेंज है, कुछ स्टूडेंट 300 से कम मार्क्स में है। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे दे इजीली रियलाइज कि आप किस रेंज में हो। 300 से 450 वाले रेंज वाले बच्चे भी काफी होंगे, इसमें सबसे ज्यादा बच्चा बैठा होता है। 450 टू 550 के बीच में भी काफी बच्चा बैठा होगा। लगभग 550 या ग्रेटर देन 550 की बात कर दूं, इसमें भी कुछ बच्चे होंगे। लेकिन यहां वाले बच्चों को पता क्या होता है, सर मार्क्स रुक गए हैं, बढ़ नहीं रहे। यहां वाले सर पढ़ना तो शुरू किया लेकिन मार्क्स आ ही नहीं रहे। इधर वाले समझ ही नहीं आ रहा, सर सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। कभी 50 बढ़ जाते, 50 घट जाते, हो क्या रहा है। मैं अब उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जो भी आपकी रेंज है कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना। हो सकता है, वैसे मैं ट्राई करता हूं कि जो भी तुम्हारे कमेंट्स आते हैं मैं नीचे रिप्लाई जरूर करता हूं। जो भी आपको अपनी कोई प्रॉब्लम हो रही है या इस रेंज में कहीं बैठे हो और तुम्हें लगता है कि सर मैं इसको कैसे बढ़ाऊं या मैंने उस पॉइंट को नहीं उठाया, तो आप कमेंट में लिख देना ताकि मैं उसको डिफाइन कर सकूं। मैं चैट कर दूंगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैसेज करेंगे यार, तुम लोगों के लिए तो बैठे हैं। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो मिस्टेक्स बताऊं आज, क्या मिस्टेक हो रही है तुम लोगों की। जो बच्चा लगभग 300 से कम मार्क्स आ रहे हैं, उनकी पहली मिस्टेक, रिवीजन तो क्या होती है उनको पता ही नहीं है। रिवीजन, हमारा तो टॉपिक ही खत्म नहीं हुआ सर, हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो रिवीजन कैसे होगी। दूसरा, नो पीवाईक्यू, उसने देखा ही नहीं कि पेपर का स्टाइल कैसा होता है। मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका और पेपर का पूछने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होगा। मैं जब तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा इस तरीके से जो तुम रिलेट कर सको। एनटीए वाले को नहीं फर्क पड़ता तुम रिलेट किए नहीं किए, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा एनसीईआरटी लैंग्वेज में। तो इसीलिए आपको पीवाईक्यू लगाने चाहिए ताकि तुम्हें क्वेश्चन के पूछने का ढंग पता लगे। समझे इस चीज को, इसलिए पीवाईक्यू नीडेड है, जो तुम नहीं करते। तीसरा, वन ऑफ द मोस्ट चीज, नॉन कंसिस्टेंसी। सर मन नहीं किया, सर संडे था घूमने चला गया, सर ये मॉल पे चला गया, सर मेरे दोस्त ने बुला लिया मैं वहां चला गया, अरे सर शाम होगी पार्क घूमने चला। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। सर आज तो मैं 15 घंटे पढ़ लिया, कल सर मैं नींद ही नहीं खुली, पूरा दिन सोया रहा। ऐसे नहीं होती पढ़ाई। जब तक आप कंसिस्टेंसी को नहीं सही करोगे तो कुछ भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो कछुए और उसकी खरगोश वाली बात है ना, वही है। तेज भागा फिर सो गया, सोया ही रह गया। कछुआ लगातार चलता रहा, कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे चलता गया, पहुंच गया, जीत भी गया। अब मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाने बैठूंगा यहां पर, बड़े समझ पा रहे होंगे कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तेज भाग सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन तेज भागने के साथ रुक गए तो फिर कोई मतलब नहीं रहा उस तेज भागने का। इससे अच्छा आराम से चलो, लेकिन लगातार चलते जाओ। क्लियर है। ये 3 मिस्टेक्स तुम लोग सबसे ज्यादा करते हो। जब तक तुम बेटा इसको नहीं सुधारोगे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और तुमने तीनों पर अब लगभग हमारे 90 डेज बचे हैं। इन 90 डेज के अंदर इन 3 चीजों पर काम कर लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूं तुम सिलेक्शन के पास पहुंच जाओगे। चांसेस बढ़ जाएंगे, हो जाएगी सिलेक्शन, बट हां अपने आप को साथ लड़ना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन जो बच्चा 300 टू 450 के बीच में बैठा है, कितने रेंज में, 300 से 450, इसमें लगभग वो 23 लाख जो डेटा बोलता है, 23 लाख बच्चा बैठा है, उसे मान लो 15 लाख बच्चा प्रेपरेशन कर रहा है, उसमें से 70% बच्चा इस रेंज में होता है। आई नो जो बच्चा वीडियो देख रहा होगा वो रिलेट कर रहा होगा इस चीज से। 300 से 450 के बीच में सबसे ज्यादा बच्चा बैठा होता है। क्यों, क्या रीजन है, क्या दिक्कतें हैं जो उनकी इश्यूज होते हैं। कंसेप्चुअल गैप। सर एक टॉपिक पढ़ लिया, एक दिन मिस हो गया तो अगला पढ़ लिया, बीच में पता नहीं लग रहा, वो रिलेट ही नहीं हो रहे, कंसेप्ट क्या पढ़ा था, कैसे अप्लाई करना है, उनको कोई आइडिया नहीं लग रहा। दूसरा, नो रिवीजन, कंसेप्ट ही दिमाग में नहीं है तो रिवीजन का तो सवाल ही नहीं उठता। तीसरा, जब रिवीजन नहीं है तो क्वेश्चन बनते नहीं है, तो वो आज ज्यादा क्वेश्चन बनाते भी नहीं है। ये 3 इश्यूज बच्चे को इस रेंज में रोके रखते हैं। अब आई नो जो बच्चा वीडियो देख रहा है, या हो सकता है कुछ पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको लगता है नहीं हमारा बेटा तो पूरा दिन रिवाइज करता है। अरे पूछ के तो देखो, ये मार्क्स रेंज ऐसे ही नहीं रुकी पड़ी इस रेंज में। तुम लोग जो भी बच्चा है वो इस रेंज में ऐसे नहीं है। उसका रीजन यही होता है, कंसेप्चुअल गैप, क्लियर नहीं है कुछ चीजें, रिवीजन कर नहीं रहे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। सर दिन में मैं 50 क्वेश्चन बना रहा हूं। 50?
यहाँ कोटा के अंदर 11th का बच्चा 250 से 300 क्वेश्चन लगा देता है एक दिन के अंदर। मैं कोटा की बात कर रहा हूं कि मैं कोटा में पढ़ाता हूं तो मुझे वही के ज्यादा पता है। सोचो 11th का बच्चा 250 से 300 जिसने अगले से नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे बैठना है, और तुम ड्रॉपर हो के सर 50 क्वेश्चन। यही तो दिक्कत है ना, तभी तो इस रेंज में फंसे हो। उठना पड़ेगा, एफर्ट डालोगे, इस चीज को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली फॉलो करोगे तो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, ये रेंज, ये वो रेंज है जो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के बैठे, पूरा एफर्ट कर रहे हैं। सर 10 घंटे बोला, सर 9 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सर मार्क्स रुक चुके हैं, बढ़ ही नहीं रहे। रीजन, नो एनालिसिस। पढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स फंस चुके हैं, अरे पूरे दिन रोते रहे, मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे, मैं इसी रेंज फंसा, 500 नंबर ही आ रहे, क्यों नहीं आ रहे मेरे ज्यादा, क्या रीजन है, सोच रहे, लेकिन पेपर को तो देखा ही नहीं, घर आके पेपर को एनालाइज ही नहीं किया। क्या मिस्टेक हुई है तुम्हारी, क्या सुधारी जा सकती है, कौन से चीज को सुधारने के लिए टीचर की हेल्प चाहिए होगी, क्या मिस्टेक निकालोगे तभी तो काम करोगे ना। उन मिस्टेक्स पे काम होगा तो मार्क्स बढ़ेंगे। तुम उस पे काम नहीं कर रहे क्योंकि एनालाइज नहीं कर रहे। एनालाइज नहीं किया तो तुम्हें लग रहा है तुम महान हो, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। समझ पा रहे हो इस चीज को। दूसरा, नो स्ट्रेटजी। वो चल रहे हैं, बोलते ना कि हाँ भाई भीड़ है, चलती जा रही है एक दूसरे को देखकर। स्ट्रेटजी, नंबर ऑफ वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, कृपया करके एज एडिटर को मैं काफी काम दे रहा हूं, कृपया करके वो लिंक डाल देना यहां पर, ओके, ताकि बच्चों को स्ट्रेटजी के लिए जो भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं उसके ऊपर थोड़ा काम करेगा बच्चा, तो थोड़ा सुधरेगा, थोड़ा बढ़ाएगा मार्क्स। तो स्ट्रेटजी क्रिएट करो, पहले पेपर को एनालाइज करो। अच्छा मेरे ये सही हुए थे, ये तो इजीली पकड़ ली थी, ये क्वेश्चन में गलत हुआ, इसमें मैं ज्यादा टाइम लगा दिया, इसमें मैंने कम टाइम लगाया, या कम टाइम जल्दी करने में गलती कर दी, कंसेप्ट तो आता था। यस और नो बेटा जी। ये पेपर जब तुम एनालाइज करोगे ना तो उसके ऊपर स्ट्रेटजी अपने आप क्रिएट हो जाती है। अच्छा मैंने टॉपिक पढ़ा था लेकिन जल्दी में गलती कर दिया, अगली बार जब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा या मुझे टॉपिक जो अच्छे से आता भी होगा तब भी मैं उस क्वेश्चन को 20 सेकंड तो दूंगा, मैं 5 सेकंड में नहीं लगाऊंगा। तो 20 सेकंड में 15 सेकंड जब तुम्हें एक्स्ट्रा मिल गए 5 की बजाय, तो ऑब्वियस सी बात है सोचने समझने का समय ज्यादा मिला, तो गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेटेजी खुद ही बन जाती है, हर बार हमारी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, या एकदम इस चीज को दिमाग में बिठा लो बेटा, यदि पेपर एनालिसिस नहीं किया तो आपके फाइनल पेपर के अंदर, नीट 2026 के अंदर आपके जितने मार्क्स आ सकते थे उससे 25 से 30 या 35 मार्क्स कम आएंगे। ये तुम एनालाइज करके नहीं गए, अपनी गलतियों को सुधार के नहीं गए। मैं पहले बता रहा हूं, या मान लो नीट 2026 का तुमने पेपर दिया, पेपर के अंदर तुम्हारे 600 नंबर आए, तुम खुश तो हुए, कॉलेज मिल गया, लेकिन याद रखना तुम 600 के नहीं, तुम 635 के काबिल थे। वो जो 35 मार्क्स का जो गैप हो गया, उस गैप के अंदर एम्स निकल गया तुम्हारे हाथ से। ये मैं 2025 के बेस पे बता रहा हूं, एमआर से 2024 में कहां मिल गया, इस पे 25 की बात कर रहा हूं। और इस साल हो सकता है पेपर वैसे ही आए तो डिफिकल्ट भी हो सकता है इससे। तो वो 35 नंबर सिर्फ एनालिसिस से मिल जाएंगे तुम्हें। तो जो बच्चा 550 में खड़ा है तो हो सकता है 600 के पास पहुंच जाए सिर्फ एनालिसिस से। पढ़ाई उतनी कर रहा है, स्ट्रेटेजी क्रिएट कर ली तो 20-30 मार्क्स और बढ़ेंगे, तो इजीली 620-30 पे पहुंच जाओगे। समझ रहे हो। और 550 प्लस, मतलब 550 to 650 की मैं बात करता हूं, या फिर 600 के पास की बात करता हूं। वन ऑफ द मेजर मिस्टेक, सिली मिस्टेक। बच्चा आता, सर सिली मिस्टेक कैसे सुधारूं। सिली मिस्टेक होती क्या है, मतलब पता था मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ये गलती हो सकती है, कर दिया। सर ने बोला था जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ये चीज का ध्यान रखना। तुम्हें बात भी आती, सर ने बोला ध्यान रखना, लेकिन ध्यान नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जब तुम पेपर का एनालिसिस कर रहे थे तो उसके ऊपर काम नहीं किया। देखो सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। मैं पेपर का एनालिसिस करता हूं, हमारे पास बहुत बच्चा, सर मैंने पूरा एनालिसिस किया, मुझे पता किस में से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या रह रहा है, कितना डिफिकल्ट लेवल रह रहा है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना, सब पता है। अच्छा बेटा तूने कर लिया, हाँ इस पर काम किया। सर काम क्या करना था, मुझे बस मैंने एनालिसिस कर लिया, मुझे पता लग गया इसमें ऑर्गेनिक इतने क्वेश्चन आए थे, इसमें इतने क्वेश्चन आए थे, मैंने ये 4 क्वेश्चन गलत किए, ये मैंने सही हो गए, ये मेरे तुक्के से सही हो गए, ये कर लिया, हो गया। एनालिसिस वो नहीं, एनालिसिस मतलब होता है कि अपने को सुधारना, अपने बारे में। जैसे मुझे पता लग जाए कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है तो मैं आज से इस पे काम करना शुरू कर दूं ताकि वो ठीक हो जाए। वो मिस्टेक यहां बैठी हुई है, तब जाके जब तक ये तुम नहीं सुधारोगे सिली मिस्टेक्स होती रहेंगी। ओके, एंड द मेजर थिंग इज ऑल्सो वन इज फ्यू कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। पढ़ लिया,
सर थोड़ा सा टॉपिक छोड़ दे, जैसे ऑर्गेनिक की बात करता हूं, एक चीज छोड़ दी किसी चैप्टर में, वो दूसरे चैप्टर में भी आ रही है, तीसरे में भी आ रही है। हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट अल्कोहल में भी है, अल्काइल हैलाइड में भी है, अल्कोहल फिनोल ईथर में भी है, कार्बनिक कंपाउंड के अंदर भी है। एक मिस्टेक किया, हर में हो गई। तो वो जो कंसेप्चुअल गैप तुम जो थोड़ा सा छोड़ रहे हो ना, कि थोड़ा सा तो नहीं, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एक पेज छोड़ दिया, वैसे भी वहां से कभी क्वेश्चन आया नहीं है। अरे इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन डाल देता है, इसलिए ध्यान रखना कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। इफ यू वांट, या फिर तुम इस रेंज में हो, अभी 550 से 600 की रेंज में हो और चाहते हो कि तुम्हें एम्स मिले, तो कम से कम 60-70 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। और वो बढ़ाने के लिए तुम गैप नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हें पता भी है कि हाँ मैंने थोड़ी सी छोड़ा हुआ है टॉपिक, जैसा मैंने 3 एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 1 लगा ली, 3 लगा ली, 2 नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? 2 के अंदर सर 100 क्वेश्चन था, टाइम लग रहा। अरे 100 क्वेश्चन के अंदर तुम्हें कम से कम 20-25 तरह की वैरायटी तो मिलेगी, वो वैरायटी तो जाननी है। समझ पा रहे हो इस चीज को मेरी बात बेटा जी? तो आज जो मैंने चर्चा किया, ये सिर्फ कट ऑफ बताने का काम नहीं था कि तुम्हें बस बता दो, प्रेडिक्ट कर दो कट ऑफ। ऐसे मैं बता भी चुका हूं कट ऑफ कैसे रहती है, क्या रहती है, कैसे तरीका होता है। लेकिन मैं ओवरऑल लेकर आया हूं कि भाई कहां हो तुम और कहां जा सकते हो, और वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, उसमें क्या कमियां हैं, उसके ऊपर चर्चा की है हमने आज। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना है। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ताकि तुम लोगों को और अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। और कुछ टाइम के बाद आपको मैंने बोला भी था, वन शॉट आने वाले, बहुत बार मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, सर वन शॉट कब आएंगे? जल्दी आएंगे, जल्दी आपको अपडेट मिल जाएगा इसके ऊपर। बट अभी आप लोगों का जो सिलेबस चल रहा है उसको कवर आउट करने की कोशिश कीजिए। ऑर्गेनिक के रिलेटेड आप लोगों को कोई भी कंसेप्चुअल कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको वीडियो रेकमेंड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर कि कौन सी वीडियो देखोगे तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। बाकी आज के इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बच्चों।